तो बेसिकली अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया। अपन ने अभी तक क्लासिफिकेशन देख लिया है नियोप्लाज्म का, और अपन ने नॉमेनक्लेचर देख लिया है नियोप्लाज्म का। बट आज अपन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू कर रहे हैं। वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपन? बेसिकली नियोप्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपन। नियोप्लाज्मा में क्या क्या आते हैं? बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आज अपन बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही अपन किसी ट्यूमर को बेनाइन या मैलिग्नेंट का नाम दे सकते हैं। मतलब अगर अपन को ये पता करना है कि ये ट्यूमर जो भी है ये बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, क्योंकि पेशेंट को सबसे पहले बेनाइन ट्यूमर सुनते ही बहुत बड़ी तसल्ली होगी, है ना। तो अपन को उसको बताना तो पड़ेगा आपको बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। डायग्नोसिस तो अपन को करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन को कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेसिकली, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफ्रेंशिएशन। तो बेसिकली जो बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनके डिफ्रेंशिएशन में अंतर होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इन्वेजन। दोनों के इन्वेजन में अंतर होता है। तीसरी मेटास्टेसिस, और चौथी है रेट ऑफ ग्रोथ रेट। ठीक है, बेसिकली ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे, जिनको देखकर अपन ये बता सकते हैं कि जो भी ट्यूमर है, जो भी नियोप्लाज्मा है, वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। और ये चारों कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनती है एग्ज़ाम में, चाहे वो डिफ्रेंशिएशन हो, डिफ्रेंशिएशन के साथ एनाप्लेजिया, वो इन्वेजन हो या मेटास्टेसिस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क कैटेगरी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इन सबको अलग अलग पार्ट में समझाऊंगा। अगर अपन शुरू करें तो आज अपन पहला डिफ्रेंशिएशन और एनाप्लेजिया को समझ रहे हैं। तो बेसिकली अपन पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ चुके हैं डिफ्रेंशिएशन किसको कहते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये है कि जो भी नियोप्लास्टिक पेरेंकाइमल सेल्स हैं, मतलब जो भी नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, वो ओरिजिनल सेल से कितना डिफर करते हैं या कितना मैच करते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये ओरिजिनल सेल था और ये नियोप्लाज्मिक सेल है, ये दोनों आपस में कितना मैच करते हैं, इसी को अपन डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। अगर लगभग पूरा मैच करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन वेल डिफ्रेंशिएटेड। जैसे मैंने जो ये 2 बनाए ये लगभग मैच कर रहे हैं, तो ये क्या है? वेल डिफ्रेंशिएटेड। जबकि मान लीजिए नॉर्मल सेल तो ऐसा होता है, या बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। चलो, नॉर्मल सेल्स कैसे होते हैं? ब्रोंकियल नॉर्मल सेल्स कॉल्यूमनर होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्रोंकियल सेल्स कॉल्यूमनर होते हैं। बट जब ब्रोंकियल कार्सिनोमाज होते हैं तो वो कैसे होते हैं? स्क्वेमस। बेसिकली स्क्वेमस कार्सिनोमाज हुए। तो अब इसको देख के आप कैसा बता रहे हो, क्या ये वेल डिफ्रेंशिएटेड है? नहीं, ये वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। क्यों वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है? क्योंकि नॉर्मली कैसे होने चाहिए थे? नॉर्मली होने चाहिए थे ये कॉल्यूमनर, बट अब कैसे हैं? अब है ये स्क्वेमस। तो ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। बहुत अंतर हो गया नॉर्मल सेल में और जो नियोप्लास्टिक सेल है उसके अंदर। अगर अपन बात करें तो डिफ्रेंशिएशन 2 तरह का होता है। या तो वो होगा मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, जिसकी अभी अपन ने बात की थी कि सेल कुछ इस तरह का हो गया, तो ये तो हो गया मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन। जबकि फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन भी होता है। उसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्मल जो पेरेंकाइमल सेल है वो कितना फंक्शन करता है, और साथ में जो नियोप्लास्टिक पेरेंकाइमल सेल है, मतलब जो ग्रोथ हुई है, जो नए पेरेंकाइमल सेल की ग्रोथ हुई है, जो ट्यूमर बना है, वो नया सेल किस तरह से फंक्शन करता है। क्या दोनों लगभग सेम फंक्शन करते हैं, या दोनों रात दिन का अंतर है दोनों के फंक्शन में? तो अगर लगभग सेम फंक्शन कर रहे हैं मतलब वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है। जबकि अगर उनके फंक्शन में रात दिन का अंतर है तो वो लूजली डिफ्रेंशिएटेड है। अगर अपन बेनाइन ट्यूमर्स की बात करें तो जनरली जितने भी बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बेनाइन ट्यूमर के सेल्स हैं
जो बेनाइन ट्यूमर के सेल्स हैं वो लगभग नॉर्मल सेल जैसे ही, ठीक है, जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं ना वैसी उनकी मॉर्फोलॉजी है, जैसे नॉर्मल सेल की मॉर्फोलॉजी होती है और वैसा ही उनका फंक्शन है। मतलब ना तो उनमें कोई फंक्शनल ऑल्ट्रेशन हो रहा है और ना ही उनमें किसी भी तरह का मॉर्फोलॉजिकल ऑल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल बेनाइन एडिपोसाइट ट्यूमर। इतना बड़ा नाम क्यों लिया मैंने, आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है। अगर कोई बेनाइन ट्यूमर है, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर है और बेसिकली वो एडिपोसाइट्स का बेनाइन ट्यूमर है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पीछे तो लगाएंगे ओमा और आगे उसका जो सेल है तो लाइपोमा। तो बेसिकली बेनाइन एडिपोसाइट ट्यूमर को अपन क्या कहते हैं, बेनाइन एडिपोसाइट ट्यूमर को अपन कहते हैं लाइपोमा। तो जो लाइपोमा है, तो लाइपोमा के जब अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो जो लाइपोमा के सेल्स हैं ना वो लगभग जो नॉर्मल सेल होते हैं उससे मिलते जुलते हैं। लाइपोमा के सेल्स एकदम नॉर्मल फैट सेल जैसे के जैसे हैं। मतलब अगर नॉर्मल फैट सेल्स ऐसे होते हैं कुछ तरह के, तो लाइपोमा के सेल्स भी ऐसे ही हैं। बस अंतर ये है कि ये इतने से नहीं है, ये चारों तरफ फैले हुए हैं और कोई अंतर नहीं है, अंतर और कोई नहीं है। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हो बेनाइन ट्यूमर का तो आप बता ही नहीं सकते कि यहाँ पे ट्यूमर हुआ है या नहीं हुआ है। आप तो केवल तभी बता सकते हो जब आप उसका फैला देखोगे कि वो कितना फैला हुआ है। तो बेनाइन ट्यूमर का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आपको बेसिकली सही रिजल्ट नहीं देगा, ठीक उसी तरह का रिजल्ट देगा। मान लीजिए, क्या एक बहुत सिंपल सी बात समझाता हूँ जो मेरी बुक में लिखी हुई थी ये बात, कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ठीक उसी तरह का है। आप मान लो एक नॉर्मल पेड़ को देख रहे हो, ठीक है, आपने देखा नॉर्मल पेड़ को, पर उस पेड़ के पीछे पूरा का पूरा जंगल है, ठीक है, उस पेड़ के पीछे पूरा का पूरा जंगल है। आप नॉर्मल सेल को देख रहे हो पर उस सेल के पीछे पूरा का पूरा सेल्स का जंगल है। पर माइक्रोस्कोपिकली या मैक्रोस्कोपिकली अगर आप पेड़ को देख रहे हो तो पेड़ तो आपको एकदम नॉर्मल दिख रहा है, पेड़ में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। बट उस पेड़ के पीछे जो जंगल है, बॉडी में वो जंगल परेशानी कर रहा है। समझ रहे हो आप? ठीक उसी तरह से माइक्रोस्कोपिकली सेल में कोई भी अंतर नहीं है, सेल एकदम नॉर्मल है, बट उस सेल के पीछे जो सेल्स का ट्यूमर बना हुआ है ना, बेसिकली वो बताएगा कि यहाँ पे बेनाइन ट्यूमर है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर, अगर अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो उसमें वाइड रेंज ऑफ डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। बहुत वाइड रेंज है, फ्रॉम वेल डिफ्रेंशिएटेड टू कंप्लीटली अनडिफ्रेंशिएटेड, वेल डिफ्रेंशिएटेड टू कंप्लीटली अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसके बीच में एक मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड चीज भी आ गई, ठीक है। मतलब वेल डिफ्रेंशिएटेड है, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड है या कंप्लीटली अनडिफ्रेंशिएटेड है। अगर अपन बात करें तो यूजुअली जो होते हैं वो होते हैं कंप्लीटली अनडिफ्रेंशिएटेड ज़्यादातर, बट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। तो वेल डिफ्रेंशिएटेड के एग्जांपल से एडिनो कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, जो एडिनो कार्सिनोमा है थायराइड के, उससे अपन को, थायराइड के एडिनो कार्सिनोमा से अपन को क्या पता पड़ रहा है, थायराइड का बेसिकली ग्लैंडुलर एपिथीलियम का कार्सिनोमा है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, एकदम वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। मतलब आप सेल्स को बता के ये नहीं बता सकते कि ये कार्सिनोमिक सेल है या नहीं है। सिमिलरली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमाज, इसमें भी जो सेल्स होते हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। जबकि कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एडिनो कार्सिनोमा ऑफ, अगर अपन बात करें कोलोन के एडिनो कार्सिनोमा की बात करें ना, तो वो कैसे होते हैं, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड। उसमें सेल्स आपको देख के तो पता पड़ता है कि ये कोलोन के सेल्स हैं, बट बेसिकली उनके साइज में चेंज हो जाते हैं, उनके शेप में चेंज हो जाता है, बट फिर भी आप देख के बता सकते हो कि ये सेल कोलोन का है। जबकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंप्लीटली अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिसमें आप देख के बता ही नहीं सकते कि ये सेल, बेसिकली इस सेल का टिश्यू ओरिजिन क्या है। एक और बात अगर अपन बात करें तो जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं, जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं ना, उनकी एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रोग्रेसिवली और स्लोली ग्रो करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब अपन बेनाइन ट्यूमर की माइक्रोस्कोपिकल स्लाइड देखते हैं, तो उसमें अपन को माइटोसिस बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत स्केंटी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो स्लोली डिवाइड कर रहा है। तो वहाँ पे अपन को माइटोसिस बहुत स्केंटी और बहुत कम देखने को मिलेंगे।
और एक और बात, जो माइटोसिस देखने को मिलेंगे वो कंप्लीटली नॉर्मल होंगे, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत जल्दी से फैलता है ना। तो वहाँ पे अपन को खूब माइटोसिस देखने को मिलेंगे और वो भी एबनॉर्मल होंगे, जिनके बारे में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये तो था डिफ्रेंशिएशन। अब अपन ने क्या जाना, अपन ने जाना कि जो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा होते हैं ना, वो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ज़्यादातर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। मतलब लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन एक तरह से हॉलमार्क है, मैलिग्नेंसी का हॉलमार्क है लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इस लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, एनाप्लेज्म। एनाप्लेज्म क्या बोलते हैं इसको अपन, एनाप्लेज्मा। अगर अपन एनाप्लेज्मा का मतलब समझे तो एनाप्लेज्मा का मतलब होता है बैकवर्ड फॉर्मेशन। बैकवर्ड फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, तो आप एक बात समझो कि अपनी शुरुआत कैसे हुई। तो एक जाइगोट से शुरू हुए, जाइगोट से शुरू होकर अपन ने डाइवर्स बहुत सारे ऑर्गन्स बना लिए, है ना। बट अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि वापस ऑर्गन के सेल्स पीछे की ओर जाने लग जाए, मतलब फॉरवर्ड डिफ्रेंशिएशन नहीं करके बैकवर्ड डिफ्रेंशिएशन करने लग जाए, तो उसको अपन बोलते हैं एनाप्लेज्म। क्या बोलते हैं, एनाप्लेजिया। तो ज़्यादातर जितने भी कैंसर्स होते हैं ना, उनमें अपन को मतलब लगभग हर कैंसर में अपन को एनाप्लेजिया देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा का बेसिकली हॉलमार्क होता है एनाप्लेजिया। तो अगर अपन बात करें तो जो कैंसर में एनाप्लेजिया होता है ना, वो इसके लिए नहीं होता कि वहाँ पे रिवर्स डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जो उसके नाम से अपन को पता पड़ रहा है। एनाप्लेजिया का मतलब क्या होता है, रिवर्स डिफ्रेंशिएशन। बट बेसिकली कैंसर में रिवर्स डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने को मिलता। कैंसर में क्या देखने को मिलता है कि लेस मैच्योर सेल्स, आपको लेस मैच्योर सेल्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब उनका डिफ्रेंशिएशन ही प्रॉपर नहीं हो रहा। आप एक बात समझो, बात ये है कि मान लीजिए ये सेल था, थोड़े टाइम बाद ये डिफ्रेंशिएट होके कुछ इस तरह का सेल बना, उसके थोड़े टाइम बाद डिफ्रेंशिएशन होके कुछ इस तरह का सेल बना, और बेसिकली ये जो सेल है ना, ये आपका फाइनल सेल है, ठीक है। बट कैंसर में क्या हो रहा है, कैंसर में इन सेल का इंक्रीज हो रहा है, कैंसर में इन सेल का इंक्रीज हो रहा है, जो आगे डिफ्रेंशिएट होके ये स्टार वाले सेल्स बना रहे हैं। लेकिन यहां से आगे डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा, यहां से आगे डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा। तो जो ये नॉर्मल सेल्स थे, ये नॉर्मल सेल्स नहीं बन के ये स्टार वाले सेल्स बन रहे हैं। अब ये स्टार वाले सेल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि फेलियर ऑफ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, आगे डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा। बट देखने पे हमको क्या लगा, हमको देखने पे लगा कि ये जो सेल था नॉर्मल, इसका डी डिफ्रेंशिएशन हो गया। अपन को देखने पे क्या लगा कि इस नॉर्मल सेल का डी डिफ्रेंशिएशन हो गया। बट एक्चुअल क्या हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है कि ये जो सेल है ना, ये सेल आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे, जो एनाप्लेजिया का कारण होता है, ठीक है। तो एनाप्लेजिया में बेसिकली क्या हो रहा है, तो एनाप्लेजिया मतलब यही, ये एनाप्लेजिया, इसमें जो कंप्लीटली अनडिफ्रेंशिएटेड या लेस डिफ्रेंशिएटेड सेल्स है ना, इन लेस डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को अपन बोलते हैं एनाप्लास्टिक सेल्स। और एनाप्लेजिया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो अगर अपन बात करें तो एनाप्लास्टिक सेल्स के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो एनाप्लेजिया का डेफिनेशन क्या हो गई, एनाप्लेजिया की डेफिनेशन बेसिकली हो गई कि रिवर्सल डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल टू मोर प्रिमिटिव लेवल, ठीक है। और अगर अपन बात करें कहाँ देखने को मिलता है ये, तो ये मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा में देखने को मिलता है। वो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा जो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स से बनी है, वो नहीं जो वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स से बनी है, वो तो नॉर्मल है। मतलब कैंसर तो है बट वहाँ पे फंक्शन वगैरह तो सब नॉर्मल हो रहे हैं, ठीक है। जबकि जो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल से बनी है, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसमें अपन को वापस दो चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस, है ना। अपन पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंज है प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। अभी प्लियोमॉर्फिज्म से अपन क्या समझते हैं, तो प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन इन साइज एंड शेप ऑफ सेल्स एंड इट्स न्यूक्लियाई। मतलब एक ही ट्यूमर के सेल्स में, उसके साइज में और उस सेल की शेप में वेरिएशन होता है। मतलब क्या है, मतलब आप अगर एक ही ट्यूमर, एक ही मैलिग्नेंट ट्यूमर, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया जिसका आपने मतलब बायोप्सी करके आपने उसका ट्यूमर निकाला, मतलब पूरा नहीं, मतलब एक पार्ट ऑफ ट्यूमर निकाला, ठीक है, बायोप्सी में पूरा नहीं निकालते। तो उसके बाद अपन ने उसका क्या किया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया। तो उस एग्जामिनेशन में अपन को क्या पाया, ये मान लीजिए अपन ने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लिया, एक सेल तो इतना बड़ा है, दूसरा सेल इतना छोटा है, तीसरा सेल कुछ इस तरह का है,
बहुत सारे सेल्स ऐसे छोटे छोटे हैं, फिर कुछ इस तरह का सेल आ गया, फिर कोई बड़ा सेल आ गया। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक ही ट्यूमर के सेल्स अपन देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये प्लियोमॉर्फिज्म। क्या होता है ये, कि एक ही तरह के सेल्स में उसके सेल की शाइप और सेल की साइज और सेल के शेप में अंतर देखने को मिलता है। वहीं उनकी सेल की सिमिलरली न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी में भी अंतर देखने को मिलता है। क्या अंतर देखने को मिलता है, तो बेसिकली जो भी सेल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कैंसर की स्लाइड देखोगे तो आपको कैसे पता पड़ेगा स्लाइड कैंसर की है, तो इस पॉइंट से आपको पता पड़ेगा कि उनकी न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल होती है। वो एक्सट्रीमली हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर वहाँ देखने को मिलते हैं। वहाँ कैसे न्यूक्लियर देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीमली हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर। क्यों हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अबंडेंट क्रोमेटिन और इंक्रीज अमाउंट ऑफ डीएनए पर यूनिट सेल। हर सेल में डीएनए का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्रोमेटिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स या ड्यूरिंग कैंसर, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो वहाँ पे आपको न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं वो हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। तो अपन को क्या देखने को मिला है सेल की मतलब स्लाइड में, अभी तक कैंसर की स्लाइड में अपन को क्या क्या देखने को मिला है। पहली चीज़ अपन ने देखी कि वहाँ जितने भी सेल्स हैं उनका शेप अलग है, उनकी साइज अलग है, जबकि सेल साइज और शेप तो नॉर्मली सेम होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए किडनी का कोई सेल देख रहे हो तो सबकी सेल साइज और साइज लगभग सेम ही होगी, क्योंकि सब नेफ्रॉन है तो सबकी लगभग सेम होगी। बट अगर जब वहाँ पे कैंसर की कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पे वो सेल नॉर्मल नहीं रहते हैं। वहाँ पे क्या देखने को मिलती है, साइज चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रहा है, बेसिकली प्लियोमॉर्फिज्म हो रहा है, साथ में हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर है। और क्या देखने को मिलता है, जो न्यूक्लियस है उसकी साइज भी सिमिलरली शेप ऑफ एंड साइज ऑफ, जैसे सेल बदल रही थी वैसे न्यूक्लियस की भी शेप और साइज बदलती है। और उनके साथ में जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियोलाई होते हैं, वो प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, ये देखने को मिला। ये क्यों देखने को मिलता है और क्या देखने को मिलता है इसमें, मतलब बेसिकली जो क्रोमेटिन होता है ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो पेरिफ्री पे आ जाता है, पेरिफ्री पे लंप्स बना देता है। क्रोमेटिन पेरिफ्री पे लंप्स बना देता है। और क्या देखने को मिलता है, तो और अपन को ये देखने को मिलता है कि अपन ने बेनाइन में बात करी थी कि माइटोसिस कम होते हैं, रेयर होते हैं, स्केंटी होते हैं, पर नॉर्मल होते हैं, जबकि यहाँ पे माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि मैलिग्नेंट अनडिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर, जो अनडिफ्रेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, उसमें बेनाइन से ज़्यादा होते हैं, जबकि जो वेल डिफ्रेंशिएटेड है ना उसमें लगभग बेनाइन के बराबर ही होते हैं। ठीक है, वेल डिफ्रेंशिएटेड नियोप्लाज्मा में बेनाइन के बराबर ही होते हैं, जबकि अनडिफ्रेंशिएटेड जो नियोप्लाज्मा होता है, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा, उसमें बेसिकली माइटोटिक फिगर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और साथ में बट एक और बात, ये माइटोटिक फिगर है ना, बेसिकली किस चीज़ को बताते हैं, ये माइटोटिक फिगर बताते हैं प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी को। किसको बताते हैं, कि वो सेल कितना डिवाइड हो रहा है। तो कुछ नॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी में, जैसे कौन सा सेल हो गया, आपके बोन मेरो सेल्स, ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते रहते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली माइटोसिस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ माइटोटिक फिगर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये नंबर ऑफ माइटोटिक फिगर के बेसिस पे तो नहीं बता सकते कि बंदे को कैंसर है या नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे जो माइटोटिक फिगर होंगे वो टिपिकल होंगे। कैसे होंगे, वो टिपिकल होंगे। अब टिपिकल माइटोटिक फिगर कैसे होते हैं, बाइपोलर। ठीक है, कुछ इस तरह के है ना। जबकि जो मैलिग्नेंट कंडीशंस होती है, वहाँ अटिपिकल माइटोटिक फिगर्स देखने को मिलते हैं, जिनको अपन बिज़ारे माइटोटिक फिगर बोलते हैं। ठीक है, वो ट्राइपोलर हो सकते हैं या मोर देन ट्राइपोलर, मतलब क्वाड्रापोलर हो सकते हैं। वो बेसिकली नॉर्मली तो कैसे होता है माइटोटिक फिगर, कुछ इस तरह का होता है, अपन ने सेल साइकिल में पढ़ रखा है, बट वहाँ पे बाइपोलर नहीं होकर ट्राइपोलर हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अटिपिकल माइटोटिक फिगर्स हैं, बेसिकली ट्राइपोलर की कुछ इस तरह का होता है। आपके बुक में अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, वो मैंने समझाने के लिए ऐसा बनाया था, अभी वो गलत था। कुछ इस तरह का होता है, वो बुक में सही डायग्राम दिया हुआ है, आप बुक से देखना। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप बुक खोल के बैठोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि बुक में कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ का डायग्राम बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें लाइपोमा का डायग्राम, ठीक है, जो ये लाइपोमा था ना, इसका साथ में बुक में डायग्राम दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है। आप डायग्राम के नीचे का कंटेंट पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। उसके साथ अगर अपन बात करें
तो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ थायराइड का डायग्राम दिया हुआ है, जिसके साथ मैंने कोलोन का समझाया था, तो उसका भी डायग्राम दिया हुआ है। उसका डायग्राम के साथ मतलब जब आप वीडियो सुन रहे हो साथ में डायग्राम देखो, आपको वाकई समझ आएगा, बहुत मज़े वाला आ जाएगा। तो आपको डायग्राम जब समझ आने लगेगा ना, तो आपको पैथोलॉजी बहुत मस्त लगेगी। और अगर अपन बात करें तो इन माइटोटिक फिगर्स का भी डायग्राम दिया हुआ है। आप उन डायग्राम्स को देखोगे, आपको पता पड़ेगा कि जो मैलिग्नेंट कंडीशन होती है ना, वहाँ पे बेसिकली अटिपिकल माइटोटिक फिगर देखने को मिलता है। ये अटिपिकल माइटोटिक फिगर देख के अपन बता सकते हैं कि ये कंडीशन मैलिग्नेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो नॉर्मल सेल में कितना होता है, 1:4 to 1:6, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, अपन अभी बात की थी, जिसके कारण ये अप टू 1:1 पहुंच सकता है कि जितना न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो अप्रॉक्स 1:1 पहुंच सकता है। नॉर्मली होता है 1:4 से 1:6 के बीच में, बट अपन जानते हैं मैलिग्नेंसी में न्यूक्लियस ग्रो होता है, तो उस कंडीशन में ये 1:1 तक पहुंच सकता है। इसी के साथ लॉस ऑफ पोलरिटी देखने को मिलती है एनाप्लास्टिक सेल्स में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब केवल इतना सा है कि उनका ओरिएंटेशन लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो सेल्स पहले सेल्स को एक ओरिएंटेशन में ग्रो होने का बोल रखा है कि आप इस पैटर्न में ग्रो, बट वो पैटर्न फिर खत्म हो जाता है, जिसके कारण लॉस ऑफ पोलरिटी के कारण क्या हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ। मतलब एक प्लेट के फॉर्म में ग्रोथ होने लग जाती है, शीट के फॉर्म में ग्रोथ होने लग जाती है, तो बेसिकली डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके साथ में कुछ बिज़ारे सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्यूमर जाइंट सेल्स। तो ये जो ट्यूमर जाइंट सेल्स होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपन को पता लगाने में कि वो सेल मैलिग्नेंट है या नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपन को पता लगाने में कि वो सेल मैलिग्नेंट है या नहीं है। मतलब जो बेसिकली जो ट्यूमर जाइंट सेल्स होते हैं ना, वो कैसे सेल्स होते हैं, वो बड़े सेल्स होते हैं। वो बड़े सेल्स होते हैं विद 2 और मोर हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई। जो उनके न्यूक्लियाई होते हैं वो हाइपरक्रोमेटिक होते हैं, लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई। जबकि नॉर्मली भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो ट्यूमर जाइंट सेल्स जैसे ही होते हैं, तो अपन को उनसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ट्यूमर जाइंट सेल्स नियोप्लाज्मा में, मतलब मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा में देखने को मिलते हैं, जबकि किसी नॉर्मल ट्यूमर में भी आपको कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने को मिलेंगे या फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स देखने को मिलेंगे। वो बेसिकली वो सेल्स कैसे होते हैं, तो वो भी बड़े होते हैं, लेकिन उनका नॉर्मल उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज नॉर्मल होती है। वो हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें जो क्रोमेटिन होता है वो नॉर्मल होता है। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली मैं ये बिज़ारे सेल से क्या समझाना चाह रहा था कि जो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा है, बेसिकली जो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा है उसमें ट्यूमर जाइंट सेल्स, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है टीजे से, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ तब मैं बता रहा हूँ, ट्यूमर जाइंट सेल्स देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होते हैं, ये बड़े सेल्स होते हैं, बिग सेल्स होते हैं, जाइंट सेल्स होते हैं बेसिकली, विथ 2 to 3 हाइपरक्रोमेटिक बिग न्यूक्लियस। जबकि नॉर्मली किसी ट्यूमर में जो मैलिग्नेंट नहीं है उसमें कुछ फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स देखने को मिलते हैं, या कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो बड़े होते हैं, इन्फ्लेमेटरी जाइंट सेल्स बोल दीजिए आप उनको, ये देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली ये खुद तो बड़े होते हैं, बिग होते हैं, इसमें भी 2 से 3 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन ना तो वो न्यूक्लियस बड़े होते हैं, वो नॉर्मल साइज के होते हैं, और ना वो हाइपरक्रोमेटिक होते हैं। तो बेसिकली इसके बिहाफ पे अपन पता लगा सकते हैं कि वो ट्यूमर कैसा है, क्या वो ट्यूमर बेसिकली मैलिग्नेंट है या वो बेनाइन है। उसके साथ में क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ होती है ना, तो बीच में जो वस्कुलर सप्लाई होती है, बीच की वस्कुलर सप्लाई, वो धीमे धीमे खराब हो जाती है। ठीक है, एक्सटेंसिव ग्रोथ के कारण क्या होता है, उस एक्सटेंसिव ग्रोथ के कारण सेंट्रल वस्कुलर सप्लाई धीमे धीमे खराब होने लग जाती है। जो भी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा होता है ना, उसके सेंट्रल वस्कुलर सप्लाई धीमे धीमे खराब होने लग जाती है, जिसके कारण उसमें सेंट्रल नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, जो नेक्रोसिस होता है ना, वो सेंट्रल नेक्रोसिस अपन को देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है अपन को सेंट्रल नेक्रोसिस? मैलिग्नेंट ट्यूमर में। तो बेसिकली अपन ने अभी क्या पढ़ा, एनाप्लेजिया पढ़ा। एनाप्लेजिया मतलब पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, है ना, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, जिनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में अपन ने क्या क्या देखा। यूजुअली मैलिग्नेंट हमेशा तो, मतलब मैलिग्नेंट का हर सेल पुअरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, बट यूजुअली मैलिग्नेंट सेल्स पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, जिसमें प्लूमॉर्फिज्म, एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी, जिसमें भी एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट था, तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो साइज और शेप ऑफ न्यूक्लियस चेंज हो रहा है, साथ में अटिपिकल माइटोटिक फिगर्स देखने को मिल रहे हैं।
उसके बाद क्या देखने को मिलता है उनमें, उसके बाद देखने को मिलता है उसका एनसी रेशियो चेंज हो जाता है, उसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है, उसमें कुछ ट्यूमर जाइंट सेल्स देखने को मिलते हैं, सेंट्रल नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस कैसे देखने को मिलता है, सेंट्रल नेक्रोसिस देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। क्यों? क्योंकि सेंट्रल वस्कुलर सप्लाई खराब होती है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो कुछ फंक्शनल चेंजेस, अपन ने शुरुआत में ही बोला था कि दो तरह के डिफ्रेंशिएशन होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल। अब अपन पुअरली डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली पुअरली डिफरेंशिएशन अपन ने देख लिया, क्या क्या चीज़ें मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो जाती है। अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो वो क्या है, वो ये कहता है कि जो वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स यूजुअली कौन से होते हैं, बेनाइन का तो लगभग हर ही वेल डिफरेंशिएटेड होता है, और कुछ बहुत कम, लेकिन कुछ जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो भी वेल डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं। तो जो वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स हैं वो तो अपने नॉर्मल फंक्शन को रिटेन करके रखते हैं। मतलब अगर कोई बेनाइन या वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है एंडोक्राइन ग्लैंड का, तो वो उतनी हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा, वो जो अपने नॉर्मली हार्मोन सिक्रेट कर रहा था ना, वो उस हार्मोन को सिक्रेट करेगा। लेकिन चूंकि सेल्स ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, पहले मान लीजिए थायराइड में 100 सेल्स थे, 100 तो नहीं होता, आप तो जानते ही हैं, पर मान लीजिए, केवल बोलने की बात हो गई कि 100 सेल्स थे, अब वो थायराइड में 200 सेल्स हो गए। तो जब 100 सेल्स सिक्रेशन कर रहे हैं तो 200 सेल्स तो लगभग उसका डबल सिक्रेशन कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली सिक्रेशन नॉर्मल होगा, थायराइड ग्लैंड में जो थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है T3 T4 ये एकदम नॉर्मली सिक्रेट हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी भले चेंज हो जाती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बेसिकली इनकी क्वांटिटी देख के ही तो अपन क्लिनिकली उस केस को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर अपन बात करें बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमाज में वो अपना नॉर्मल सिक्रेशन मेंटेन करके रखते हैं, चाहे वो हार्मोन्स हो या कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स हों। जैसे जो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है वो बाइल को सिक्रेट करता है, बावजूद कि वो कैंसर है उसके बावजूद वो बाइल सिक्रेट करेगा। या वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमाज हैं वो किरेटिन सिक्रेशन करता है, किरेटिन प्रोडक्शन करता है बेसिकली। ठीक है, जबकि जो हाईली एनाप्लास्टिक यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं मतलब वो जो नॉर्मल सेल था, नॉर्मल सेल कुछ इस तरह का था, अब जो सेल है वो इस तरह के हैं। हाईली अनडिफरेंशिएटेड मतलब जो नॉर्मल सेल था उससे बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है, वो अपने नॉर्मल सेल्स अपने नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करके नहीं रख पाते। वो बहुत केसेस में तो कोई नया फंक्शन करने लग जाते हैं या कोई अनएंटिसिपेटेड फंक्शन करने लग जाते हैं, जैसे कि वो एक्टोपिक हार्मोन सिक्रेशन करने लग जाते हैं। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ट्यूमर वो चीज़ प्रोड्यूस करने लग गए जो बेसिकली उस टिश्यू का काम ही नहीं है। जैसे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो होते हैं ना, उसमें ACTH PTH लाइक हार्मोन, ग्लूकागन, इनका सिक्रेशन होने लग जाता है, जबकि बेसिकली इनका काम थोड़ी है। बेसिकली ब्रोंकियल टिश्यू का ये काम ही नहीं है कि वो ACTH सिक्रेशन करे, PTH हार्मोन लाइक सिक्रेशन करे, ग्लूकागन का सिक्रेशन करे। लेकिन कुछ इन कंडीशंस में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो एनाप्लासिया है, यहाँ पे एनाप्लेजिया देखने को मिल रहा है, मतलब पुअर डिफरेंशिएशन, उसमें ये चीज़ें सिक्रेट होने लग जाती है। या फिर कुछ फीटल प्रोटीन सिक्रेशन होने लग जाता है। फीटल प्रोटीन सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें सिक्रेट होने लग जाती है जो बेसिकली फीटस में सिक्रेट होती थी लेकिन अडल्ट में सिक्रेशन नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक या कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन, हाँ कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन अपन ने पिछले साल बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। ये क्या होता है, फीटल की GIT तो इसका सिक्रेशन करती है लेकिन एडल्ट GIT इसका सिक्रेशन नहीं करती। बट जब एडिनोकार्सिनोमा हो जाता है GIT का, तो वो एडिनोकार्सिनोमा CEA का सिक्रेशन करने लग जाता है, जबकि नॉर्मल एडल्ट का काम नहीं है CEA सिक्रेशन। उसके बावजूद वो पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, एनाप्लास्टिक सेल्स होते हैं, वो CEA का डिफरेंशिएशन करने लग जाता है। तो ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर अपन बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादातर तो हालांकि एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, मैं आपको वापस बोलता हूँ ये वाकई एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। बहुत एनाप्लेजिया तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन में, फिर भी मैंने उसको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बना के पैथोलॉजी समझाने के ओरिएंटेड बनाया, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको आगे जरूर काम आएगी, है ना। इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो को एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बना के पैथोलॉजी मतलब समझने के ओरिएंटेड बनाया। फिर भी अगर आप इसको समझो और इसके नोट्स बना लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, ठीक है। वापस बोलता हूँ ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, इसके वापस नोट्स बना लेना ताकि आपके एग्जाम में वाकई फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली थैंक यू, दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।